गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सेट यानी समुच्चय। तो आज हम सेट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेट में हम एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। और एम्प्टी सेट का एक नाम है और नल सेट। ठीक है, इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, वॉइड सेट। तो देखिए, एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है? देखिए, जैसे हमने एक सेट ए लिया है, x is such that x belongs to natural number and x is less than 1। देखिए, एक से छोटी प्राकृतिक संख्या का जो समुच्चय होगा वो एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा, क्योंकि एक से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है इसका, x is such that x belongs to natural number and x is less than 4 and greater than 3। देखिए, 3 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या कोई होगी नहीं होगी, इसलिए 3 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या का जो समुच्चय होगा वो भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। इसके अलावा सपोज मैंने एक द्विघात समीकरण लिखा है यहाँ पर, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू -0 है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। यदि मैं इसके वास्तविक मूलों का समुच्चय बनाऊं, ठीक है, यदि हम इसके वास्तविक मूलों का समुच्चय लें तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो d है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो लेस देन 0 आता है। ठीक है, वो 0 से छोटा नहीं, ऋणात्मक आता है। तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी वो आभासी मूल होंगे, इसके काल्पनिक मूल होंगे। तो इनके वास्तविक मूलों का जो समुच्चय होगा वो भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। और जो हमारा रिक्त समुच्चय है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? फाई से। या फिर हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये खाली बॉक्स बना देंगे, खाली मजला ब्रैकेट। ठीक है, अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंतर्गत फाई लिख देते हैं। ठीक है, ये ऐसा कदापि ना करें, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। यदि आपने कर्ली ब्रैकेट बनाया और उसके अंतर्गत कोई एलिमेंट लिख दिया, इसका मतलब अब उसमें एक एलिमेंट हो गया। और यदि किसी सेट में एक एलिमेंट होता है फिर वो एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसलिए रिक्त समुच्चय में इसको ना लिखें। रिक्त समुच्चय को आप फाई से डिनोट करेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट, खाली कर्ली ब्रैकेट होगा। ठीक है, अब हम सिंगलटन सेट को समझेंगे। सिंगलटन सेट, इसको हम हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सिंगलटन या एकल का मतलब क्या होता है? एक। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसको सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जैसे आपको पता है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ठीक है, आगे भी आप देख सकते हैं। तो इसमें भी केवल सम अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 2 केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या का समुच्चय में केवल एलिमेंट एक ही आएगा, वो होगा 2। तो ये एक एकल समुच्चय का उदाहरण हो गया। इसके अलावा भारत के महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय, अभी तक भारत में महिला प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही हुई है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो भारत की महिला प्रधानमंत्री का जो समुच्चय होगा वो भी एकल समुच्चय का एक उदाहरण हो गया।
और इसके अलावा सपोज एक सेट मैं लिख रहा हूं a इक्वल्स टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 2। ठीक है, यानी 2 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, वो होगा 3। ठीक है, वो भी एकल समुच्चय का एक उदाहरण होगा। अब हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को समझेंगे। देखिए, फाइनाइट सेट, ठीक है, हिंदी में इसको हम कहेंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट, ठीक है, हिंदी में कहेंगे हम अपरिमित समुच्चय। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय को समझेंगे। तो परिमित समुच्चय किसे कहेंगे? ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो। ठीक है, उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये काउंटेबल है, यानी कि हम गिन भी सकते हैं, ये निश्चित भी हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय है, यानी वो निश्चित है, उनको हम गिन भी सकते हैं, तो वो भी फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। आपके स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय, वो निश्चित है, उनको हम गिन भी सकते हैं, तो वो भी फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हो गया। अब इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय किसे कहेंगे? यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, या हम ये कहें कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो अनकाउंटेबल हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे या अपरिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नेचुरल नंबर का सेट बताया था, होल नंबर का सेट बताया था, है ना। नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखेंगे हम? रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4, ठीक है, आगे डॉट डॉट कर देंगे। ये तो नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ये भी एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। डबल इक्वल्स यानी होल नंबर का सेट 0 है, 1 2 3, फिर आगे आप डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, ये भी अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। और भी आप देख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सभी इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। अब हम जो है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को समझेंगे। इक्वल सेट, इक्वल सेट को हम हिंदी में कहते हैं समान समुच्चय। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट को हम हिंदी में कहते हैं समतुल्य, समतुल्य समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर मैं दो सेट ले रहा हूं, एक सेट ए और एक सेट बी। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट हैं 2 1 4 3। सबसे पहले हम इक्वल सेट को समझते हैं। ठीक है, हम ए और बी को इक्वल सेट कहेंगे यदि पहली कंडीशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी हो जाए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो बी में भी मौजूद होने चाहिए, और जो बी के एलिमेंट हैं वो ए में भी मौजूद होने चाहिए। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पर कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहां भी 4 एलिमेंट हैं, तो दोनों में 4 एलिमेंट हैं। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। और फिर हम देख रहे हैं कि जो सेट ए में एलिमेंट हैं 1 है, 1 यहां भी मौजूद है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी मौजूद है, 4 यहां मौजूद है, और जो सेट बी के एलिमेंट है वो यहां है। तो इस प्रकार से ए और बी को हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। अब इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। यहां पर मैं एक सेट सी ले रहा हूं, इसके एलिमेंट ए बी सी डी, ठीक है, और एक सेट डी है, इसके एलिमेंट 1 3 4 और 8, ये। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट सेट के लिए हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और जो दूसरा सेट है हमारा कोई बी है या सी है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी दोनों इक्वल है कि नहीं है। मतलब वहां पर सिर्फ हम अवयवों की संख्या को देखते हैं कि जितने अवयव सेट ए में मौजूद हैं उतने ही अवयव दूसरे वाले सेटों की है कि नहीं है। यदि दोनों में अवयव की संख्या समान है तो हम कह देंगे कि जो दोनों सेट हैं वो इक्विवेलेंट हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर सेट बी में और सेट सी में अवयव की संख्या समान है तो बी और सी इक्विवेलेंट सेट हो गए। सी और डी भी इक्विवेलेंट है, ए और बी भी इक्विवेलेंट है, ठीक है, या ए और डी भी इक्विवेलेंट है। यानी जितने हमारे इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दो सेट इक्विवेलेंट हैं वो इक्वल भी होंगे। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि बी और सी यहां पर इक्विवेलेंट सेट है लेकिन ये इक्वल नहीं है। उसी प्रकार से ए और डी, ये ए और डी दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं बट ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने एम्प्टी सेट को, सिंगलटन सेट को, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को समझा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो हमारे ये सेट बच गए हैं, कौन से, सबसेट है, सुपर सेट है, प्रॉपर सेट है, इम्प्रॉपर सेट है, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।